Welcome back, students. In part 1, we explored passive diffusion, facilitated diffusion, and active transport. Now, let's build on that. Now, in part 2, we will explore secondary active transport, group translocation, and iron uptake, and its real world applications. Let's dive in. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट दूसरे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का यूज करके होता है बिना डायरेक्ट एटीपी कंजप्शन के। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था उसमें हम एटीपी का डायरेक्ट यूज कर रहे थे, एटीपी का डायरेक्ट यूज हो रहा था। बट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का डायरेक्ट यूज नहीं होता, इसमें इनडायरेक्टली यूज होता है। अगर आप कहेंगे कि ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से डिफरेंट है तो इसका आंसर है यस। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी डायरेक्टली यूज होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जांपल मैं दिया था। लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक मॉलिक्यूल का मूवमेंट दूसरे के मूवमेंट से लिंक्ड होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, अब हम ये जानेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए करते हैं। 3 तरीके से ये हो सकता है। एक तो यूनिपोर्ट, सेकंड है सिम्पोर्ट, थर्ड है एंटीपोर्ट। ठीक है। यूनिपोर्ट एक तरीका है जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल्स या आयंस बिना किसी और मॉलिक्यूल्स के साथ मूव करता है, मतलब वो अकेला मूव करता है। ठीक है। सिम्पोर्ट में क्या होता है, सिम्पोर्ट जब एक मॉलिक्यूल्स अपने ग्रेडियंट के साथ मूव करता है और दूसरा मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज उसके साथ ही सेल के अंदर आ जाता है। जैसे ये हमारा एक मॉलिक्यूल्स आया, ये हमारा सेल के अंदर आया, इसके साथ साथ हमारा ये दूसरा मॉलिक्यूल भी इसके साथ साथ आ जाता है। ये होता है सिम्पोर्ट। नेक्स्ट है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट एक इसमें इसमें एक मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में जाता है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये हमारा इस सेल के अंदर आया तो देन यहाँ से एक मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, बाहर चला गया मतलब। ठीक है। अब हम जानेंगे इसका मेन फंक्शन क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। इसका मेन फंक्शन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करना है, टॉक्सिक आयंस को सेल से बाहर निकालना है। जैसे बाहर गया तो ये टॉक्सिक आयन था, ठीक है, तो इसको बाहर निकाल दिया और ये हमारा इसेंशियल न्यूट्रिएंट था, ये सेल के अंदर चला गया। ठीक है। लैक्टोज परमिएज बैक्टीरिया में एक अच्छा एग्जांपल है। ये लैक्टोज को प्रोटॉन के ग्रेडियंट का यूज करके सेल के अंदर ले जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है इस प्रोसेस का मेटाबॉलिक एनर्जी से क्या रिलेशन है। तो देखिए, ये प्रोसेस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इनडायरेक्टली लिंक्ड होता है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए एटीपी ड्राइवन पंप जैसे प्रोटॉन पंप का यूज होता है, मतलब इनडायरेक्टली एटीपी का रोल होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्टली एटीपी का रोल हो रहा था, बट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इनडायरेक्टली, मतलब यूज हो रहा है लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से, इसीलिए इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इतना सब क्लियर हो गया ना। अब हम ग्रुप ट्रांसलोकेशन को पढ़ेंगे, जो एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ग्रुप ट्रांसलोकेशन एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फॉर्म है जिसमें मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर ले जाने के साथ साथ उनका केमिकल मॉडिफिकेशन भी होता है। मतलब इसमें ग्रुप ट्रांसलोकेशन में जो हमारा मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर भी जाएगा और उसका केमिकल मॉडिफिकेशन भी होगा। फॉस्फो ट्रांसफरेज सिस्टम इसका एक एग्जांपल है, बहुत ही फेमस है, जो ग्लूकोज और दूसरे शुगर्स को ट्रांसपोर्ट करता है। फॉस्फोट्रांसफेरेज सिस्टम बैक्टीरिया में काफ़ी कॉमन है। इसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट का यूज होता है, जिसे हम पीईपी भी बोलते हैं, और ये वो सिस्टम है फॉस्फोट्रांसफेरेज सिस्टम, जिसे हम पीटीएस भी बोलते हैं। मतलब जब ग्लूकोज एंटर करता है तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इससे ग्लूकोज तुरंत मेटाबॉलिज्म में यूज हो सकता है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, इतना क्लियर है। ये सिस्टम एनर्जी एफिशिएंट भी है और ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रैप करने में मदद करता है। ये प्रोसेस सिर्फ बैक्टीरिया में ही होती है, जो उनको एफिशिएंट न्यूट्रिएंट अपटेक में
हेल्प करती है। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये प्रोसेस सभी बैक्टीरिया में होती है? इसका आंसर है नहीं। ये मेजरली फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड ओब्लिगेट एनारोब्स में पाई जाती है, जैसे ई कोलाई और सल्मोनेला। हर एक बैक्टीरिया के पास अलग अलग पीटीएस कंपोनेंट होते हैं। पीटीएस का मतलब फॉस्फोट्रांसफेरेज सिस्टम, ठीक है, जो स्पेसिफिक शुगर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम करते हैं। क्या कोई बता सकता है फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड ओब्लिगेट एनारोब्स किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, मैं आपके कमेंट देखूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, इसका फर्मेंटेशन या रेस्पिरेशन से कोई रिलेशन है? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, इसीलिए इनडायरेक्टली फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन दोनों से रिलेटेड है। जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन प्रीफर करते हैं उनमें ये सिस्टम और भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है? ये इसका डायग्राम है ग्रुप ट्रांसलोकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे आयरन अपटेक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या किसी को पता है कि आयरन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों जरूरी होता है? आयरन एंजाइम्स और मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। आयरन साइटोक्रोम्स और रेडॉक्स रिएक्शन में क्रूशियल रोल प्ले करता है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंट से आयरन अपटेक करना पड़ता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेशल मॉलिक्यूल से आयरन को कैप्चर करते हैं, उन्हें साइड्रोफोर्स कहते हैं। साइड्रोफोर्स हाई एफिनिटी आयरन चिलेटिंग कंपाउंड होते हैं, जो Fe3+ को बाइंड करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक ले जाते हैं। साइड्रोफोर का एक फेमस एग्जांपल है एंटेरोबैक्टीन, जो ई कोलाई और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया यूज करते हैं। एंटेरोबैक्टीन एक पावरफुल साइड्रोफोर है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी आयरन अपटेक के लिए साइड्रोफोर इंडिपेंडेंट सिस्टम यूज करते हैं। ये देखिए साइड्रोफोर, ये हमारा साइड्रोफोर है और इसने Fe3+ को बाइंड कर लिया है और ये रिसेप्टर साइट से जाके अटैच हो गया है सेल में। अगर इन्वायरमेंट में आयरन अवेलेबल ना हो तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ अफेक्ट होता है? तो आंसर इज यस। आयरन लिमिटेशन माइक्रोबियल ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए होस्ट इम्यून सिस्टम भी आयरन सिक्वेस्ट्रेशन मैकेनिज्म यूज करते हैं, जैसे लैक्टोफेरिन और ट्रांसफेरिन, जो फ्री आयरन को बाइंड कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है, पैथोजेंस भी होस्ट से आयरन ले सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, क्यों नहीं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया होस्ट आयरन सोर्स को टारगेट करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस ओरियस। इसी वजह से आयरन मेटाबॉलिज्म टारगेट करना एक एंटी माइक्रोबियल स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो एक क्वेश्चन और आता है, इसका बायोटेक्नोलॉजी में कोई एप्लीकेशन है? साइड्रोफोर को एग्रीकल्चर में आयरन सप्लीमेंट के लिए, मेडिसिन में सप्लीमेंट्स के लिए और मेडिसिन में एंटीबायोटिक ड्रग्स डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? आयरन अपटेक क्लियर हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe to the channel for more amazing content. See you in next one. Take care and stay awesome. सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।